रिया, रिया, लगभग चीखते हुए शोभा कमरे से निकली। अब बस भी करो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और राजीव, आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ कोई इस तरह। शोभा चाह कर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और भर्राई आवाज में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल ही दी। शांत प्रकृति की होने के कारण क्रोधित होते ही उसे घबराहट सी होने लगती है। इसलिए पल भर में ही उसे लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अचानक ही असहाय सी हो गई है। रिया और राजीव की धमा चौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रक्रिया ने उसे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से वह स्वयं धराशायी हो गई। उसकी आंखें अनायास छलक उठी। शोभा, क्या हो गया है तुम्हें? राजीव ने उसके दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और रिया तो हमेशा से ऐसे ही थे। रिया कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी, नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर उसके होठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटकी रह गई। वह सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस कर शोभा अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल मात्र से भी उसका दिल सहम सा जाता था। तुम बहुत चिड़ी चिड़ी होती जा रही हो। क्या बात है? लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच खाए जा रही है। उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए राजीव ने उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। एक झटके में राजीव के हाथों को मुक्त करते हुए वह खड़ी हुई। राजीव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब उसे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है राजीव। क्या जरूरत है उसे यह कहने की कि वह उसके सुख दुख की साथी है। यदि ऐसा होता तो वह उसके साथ बिताए जाने वाले लम्हों को रिया के साथ न बांटता। वह विकल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाए, पर रिया दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? रिया ने उसे ढकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मैं कोई काली कलूटी तो हूँ नहीं जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पापा? ठुनकती हुई रिया ने उसे खुश करने का प्रयास करते हुए राजीव से पूछा। बिल्कुल सही। पल भर पहले उसके चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर हो उठे राजीव रिया की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर रिया, तुम्हारा शरीर जिस तरह से मोटा होता जा रहा है, उससे तो लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ देखो ना, पापा हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। उसकी प्लेट में गाजर का हलवा परोसती हुई रिया बोली। जानती हो माँ, पापा ने मुझे एक भी चम्मच गाजर का हलवा खाने को नहीं दिया, इसीलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? वह रिया के सवाल का कोई जवाब न दे पाई, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि उसे उसका बातचीत करने का यह ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं बस, रहने दे रिया। लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही है। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी ना मार लो। और दोनों की खनकती हंसी अंगारों की तरह उसके कानों से टकराई। वह रुआंसी हो उठी।
सोचा दौड़कर दम घोटू माहौल से बाहर निकल जाए, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। रिया, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का तो समय हो गया है। रिया को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। रिया को अपने अंक में समेटते हुए राजीव ने कहा, तो उसका साहस और रिया की उन मुक्तता ने उसके तन बदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसती शोभा तेजी से घर से बाहर निकल गई। उस रोज ऑफिस में किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटाकर वह निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही। चिंता में डूबे उसके दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा, जब राजीव ने रिया को अपने पास खींच लिया था। मन में कुलबुलाहट होने लगी कि बाप बेटी में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना अस्वाभाविक है, पर राजीव तो रिया के सौतेले पिता हैं, यानी उसके दूसरे पति। इस बात को वह कभी नहीं भूल पाती थी। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा, जब राजीव अजय की मौत की सूचना देने उसके घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही शोभा ने दीवारों से बाहें टकराते हुए चूड़ियां तोड़ डाली थी। उसे लगा था उसके साथ उसकी तरह चित्कार कर रोने वाला राजीव उसकी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी, अब हम कैसे जिएंगे? अजय के बगैर तो वह 2 कदम भी नहीं चल सकता। राजीव के असहनीय वार्तालाप ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह तत्काल आंसू पोंछ डाले और उसको संभालने का प्रयास करे। बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लगकर उस रोज वह इतना मासूम लगा था कि वह देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने उसके आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद जब भी राजीव आता, कभी उसके सिर पर हाथ फेरकर संरक्षण बन जाता, तो कभी उसके आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक। तब रिया 2 साल की थी। रिया के पिता यानी अजय ने उसे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। हर वक्त उसके हाथों को अपने हाथों में लिए चलता था। वह कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास न करती कि जिस राह पर वह उसे लिए जा रहा है वह कहाँ जाकर खत्म होती है। उसकी आंखें तो अजय के तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थी, पर वह अचानक उसे नन्ही रिया के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहाँ से ना तो उसे आगे का मार्ग पता था, ना पीछे का। अचकचाई सी जब भी वह इस अनजान शहर में इधर उधर नजर दौड़ाती, तो सिवा राजीव के कोई और उसे नजर न आता जिसे उसकी आंखें पहचानती हो। वह राजीव के सहारे की मोहताज थी और वह उसके सामीप्य का। इसीलिए तो एक दिन उसने भाभी और आपकी सारी सीमाओं को लांघ कर उसके हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? वह अचंभित अवाक सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से उसके सीने से लग जाने वाला राजीव कभी उसके सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की होती तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती, पर उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसके जीवन से अजय की कमी की परिपूर्ति करने की इच्छा रखने वाला राजीव उस समय उसके लिए पूजनीय था या एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे सशंकित देखकर उसने कहा था, शोभा, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह न समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छिपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और रिया की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ।
वह विस्मित सी उसे देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। उसकी भावनाओं में, उसके हृदय में और उसकी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया, वह जान ही ना पाई। जब उसने उसके रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला वह किस मुंह से करती। राजीव के सामने उसका झुका हुआ सिर उसकी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था और समाज के रीति रिवाजों और दक्यानुसी परंपराओं से लड़ते हुए राजीव ने उसकी मांग में तारे सजा दिए। राजीव ने उसकी और रिया की जिंदगी में बहार ला दी थी। रिया के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय ना हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन उसकी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं से दीप जलाने वाला राजीव अचानक बदलने लगा था। उसके जीवन से उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब रिया ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी रिया को अच्छे बुरे की शिक्षा देते वह हार गई थी, पर वह पिता के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को रिया और राजीव ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह गहन रिश्ता शोभा की नज़रों में तब संदेहास्पद हो उठा था जब राजीव ने पुरानी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इस नई फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी और जब रात की ड्यूटी रहती तब रिया और राजीव दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि रिया के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे तक का ही था। इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा परिवर्तन कर दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम राजीव रिया के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी अंक में भर लेता। जब भी राजीव ऐसा करता, शोभा के दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार उसका माथा तब ठनका जब एक दोपहर सिर दर्द के कारण वह जल्दी घर लौट आई थी और रिया को उस रोज अपने शयन कक्ष में सोया पाया। उसके बाद उसके सिर में दर्द हुआ या नहीं उसे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। और यही शोभा के साथ भी हुआ। तब से उसके मन में यही संशय भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और बेटी के बीच कुछ अनैतिक तो नहीं। तब से उसने उन दोनों के व्यवहार पर अपनी तेज तर्रार नज़रों से जासूसी शुरू कर दी और यही पाया कि वे एकांत प्रिय हो चले हैं। कुल 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में भी उन्हें दखल अंदाजी की बू आती थी। इसीलिए वे कभी छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक जाते थे। कभी उनके बीच एक रहस्यमयी खामोशी तो कभी लोकलाज के सारे बंधनों को भूलकर वे एक दूसरे से आलिंगन बंद हो प्रेमालाप करते। उनके बीच वह उपेक्षित थी, यह विचार उसकी आंखों को गीला किए जा रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि खूब रोए, पर ऑफिस में उसका रोना अशोभनीय कहलाता। इसीलिए अपनी भावनाओं को संयत करने का प्रयास किया। जब से उसके मन में राजीव और रिया को लेकर संशय जागा, तब से वह लगातार यह प्रयास कर रही थी कि रिया के लिए जल्दी ही योग्य लड़का तलाश ले। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से उसने इस संबंध में बात की थी और सभी से यह आग्रह भी किया था कि रिया के लिए लड़का तलाशने में वे उसकी सहायता करें। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया था, पर घर शब्द से उसे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो वह जगह होती है जहाँ हर कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहाँ पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो। वहाँ जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। यह सोचते हुए शोभा उठ खड़ी हुई। घर पहुंचने से पहले उसने निर्णय लिया कि रिया को अब घर पर नहीं रहने देगी
और जब तक उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका एडमिशन किसी लड़कियों के हॉस्टल में करा देगी। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन वह इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि राजीव को वो वजह क्या बताएगी। रिया को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। हो सकता है उससे लड़ भी पड़े। घर पहुंची तो बरामदे में ही कुर्ता पजामा पहने और शॉल लपेटे बड़ी बेसब्री से चहलकदमी करता राजीव नजर आया। उसको देखते ही शोभा के मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है, यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। वह तेजी से शयन कक्ष में पहुंचकर निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी और पता ही नहीं चला उसे कब आंख लग गई। शोभा उठो ना, सो क्यों रही हो? उसे झकझोरते हुए राजीव ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है। उसने बेरुखी से अपनी बात कह दी और यह जतला दिया कि उसकी बात वह मानना नहीं चाहती। शोभा, इस बार जरा सख्ती से उसने उसे खींचकर उठा दिया। वह अचकचाई सी उठ बैठी और राजीव के इस अजीबो गरीब व्यवहार के कारण विस्मित सी उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? हमारी रिया का भावी पति अपने माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? वह आंखें फाड़े राजीव को देखती रह गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं और रिया मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को रिया ने स्वयं पसंद किया है। पिछले महीने जब उसने मुझे यह बात बताई तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को परखूंगा और यदि वह हमारी बेटी के योग्य सिद्ध हुआ तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का इंजीनियर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया और जब आश्वस्त हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया ताकि तुम उससे मिलकर बाकी की कार्यवाही करो। वह हैरानगी से राजीव को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम भी परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बढ़ गया है, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। उसके गालों को थपथपाता हुआ राजीव बोला और बाहर निकल गया। रिया के प्रति राजीव के निश्चल स्नेह को देखकर शोभा का सिर शर्म से झुक गया। वह सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे उसके विचार कि उसे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में उसको उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल ले, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने उसके मन का सारा मैल धो डाला था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दिशा दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी घबराए जा रही थी। इन अमूल्य क्षणों में हर नई नवेली दुल्हन जो कुछ सोचकर लाज से छुई मुई होती है और हर आने वाले पल में उस सपनों के राजकुमार के कदमों की आहट की बाट जो होती है, जो आगे से बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे जीवन की अमूल्य निधि से सरोबार कर देगा। ऐसा किसी भी प्रकार का भावनात्मक आंदोलन उसके अंतर में प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। वो तो चाह रही थी कि वो पल वहीं ठहर जाए, समय की गति थम जाए और वह किसी घटनाक्रम का हिस्सा ना बने।
दोनों घुटनों में ठोड़ी टिकाए वह अतीत के पन्ने पलटने लगी। जिस पन्ने पर उसके पापा अखबारों में से वर ढूंढने के लिए पते ढूंढकर 2-3 पत्र डाक में हर हफ्ते डाल ही देते थे। पापा को कोई रिश्ता जच नहीं रहा था। तभी कैप्टन विशाल का पत्र आया जो उन्हें जच गया। उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। दिल्ली के एक बढ़िया होटल में विशाल और दिशा को मिलाने का प्रोग्राम बनाया गया। दिशा को विशाल पहली नज़र में ही भा गया। वह बहुत स्मार्ट और खुले स्वभाव का था, लेकिन साथ ही दिशा को कुछ खटक रहा था जो उसे रोक रहा था। क्या वह समझ नहीं पा रही थी। उसे मन का वहम समझ वह संयत हो गई। उधर विशाल को भी दिशा बहुत पसंद आ गई थी। रिश्ता पक्का हो गया। विशाल के पास बस यही छुट्टियां थी, सो 15 दिनों के भीतर शादी का मुहूर्त निकाल लिया गया। शादी की जोरदार तैयारियों में किसी को भी कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। शुभ दिन में शुभ मुहूर्त पर रिश्ते नातेदारों व दोस्तों की भीड़ में दिशा दुल्हन बनी डोली से उतरी। बहनों ने नेग लिए और भाभियों ने दुल्हन को लाकर फूलों की सेज पर बिठाया। विशाल के दोस्तों ने जानबूझकर उसे देर से छोड़ा। मिलन की पहली रात को ढेरों उमंगे लिए विशाल जैसे ही कमरे के भीतर आया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगा तो उस आवाज़ से दिशा की तंद्रा टूटी। वो अतीत से लौटकर वर्तमान में आई। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। घबराहट व डर के मारे वो ठंडी पड़ने लगी और उसके दांत किटकिट बजने लग गए। विशाल ने जब यह सब देखा तो बहुत ही प्यार से उसे पकड़कर कुछ कहना चाहा कि तभी दिशा ने जोर से झटककर उसे अपने से दूर कर दिया। भयभीत हिरनी सी आंखों से उसे देखने लगी। विशाल हैरान सा पत्थर का बुत बना उसे देख रहा था। वह इस अप्रत्याशित व्यवहार का कोई कारण नहीं समझ पा रहा था। हैरान परेशान सा वह उसकी भयभीत दृष्टि को झेल नहीं पा रहा था। पहली रात का नशा तो हवा हो गया था। दिशा चिल्ला रही थी, ना ना मुझे हाथ ना लगाना, मेरे पास ना आना। बोलते बोलते वो धीरे धीरे पीछे चलती हुई दीवार से सटती चली गई थी। विशाल ने हिम्मत कर आगे बढ़ते हुए उसका गिरा आंचल उठाते हुए कहा, क्या बात है दिशा, डर क्यों रही हो? चलो भाई, नहीं लगाता हाथ, आओ बैठो, डरो मत। यह कहकर विशाल आगे बढ़ा ही था कि दिशा चीखी, आगे मत बढ़ना, सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। उसे कुछ होश नहीं था। घर में ढेरों रिश्तेदार थे। उनका ध्यान आते ही विशाल ने चुपचाप कदम पीछे हटा लिए। उसकी समझ तो मानो घास चरने चली गई थी। उसके मीठे स्वप्न टूटकर बिखर गए थे। मौके की नजाकत को समझते हुए वह कमरे से बाहर निकला और छिपता छुपाता ऊपर टेरेस पर चला गया। वहीं वह सारी रात सिगरेटें फूंकता रहा। दिशा का अप्रत्याशित व्यवहार उसे भीतर तक जख्म दे गया था। उसके भीतर हाहाकार मचा हुआ था। रात के पिछले पहर जब वह कमरे में दबे पांव लौटा तो देखता क्या है कि दिशा वहीं फर्श पर बेसुध सी सोई पड़ी थी। विशाल ने डरते हुए उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर डाल दिया। वह स्वयं पास पड़े सोफे पर लेट गया और मानो वह बहारों की रात उसके जीवन में ऐसी होगी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पास ही टेबल पर रखे शगुन के 2 गिलास दूध के विशाल ने उठाकर पी लिए, जिससे सुबह माँ को सब कुछ स्वाभाविक लगे। अगले दिन दोनों हनीमून पर मनाली के लिए चल पड़े। शिमला तक हवाई जहाज से, उसके आगे टैक्सी से। विशाल ने सोचा शायद दिशा नर्वस हो गई थी। अब घर से दूर शिमला के प्राकृतिक माहौल में सौंदर्यमयी छटाओं के बीच उसके नवजीवन की नींव रखी जाएगी। उसने पुनः ढेरों स्वप्न सजाने आरंभ कर दिए। यहाँ पहुंचकर दिशा हंसती खिलखिलाती दौड़ती ढेरों तस्वीरें खिंचाती रही। दोनों घूमने जाते, बाहर खाना खाते, पर होटल पहुंचते ही वो फ्रेश होकर झट सो जाती। विशाल टीवी पर प्रोग्राम देखता व सिगरेट फूंकता रहता। आस की एक नाजुक डोर के सहारे अंत में मायूसियों का दामन थामे थककर सो जाता। वे वहाँ 5 दिन ठहरे। दिशा ने भूलकर भी विशाल को अपने करीब नहीं आने दिया। एक आध बार विशाल ने हंसी हंसी
में उसके करीब जाने का यत्न किया, लेकिन दिशा घबराकर पीछे हट गई और पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया। विशाल के धैर्य का बांध टूट गया। आखिरी दिन उसने जबरन दिशा से इसका कारण पूछना चाहा तो दिशा होटल के लॉन में भाग गई। लोकलाज से भरा विशाल मन मारकर हनीमून से वापस घर लौट आया। उसके अगले दिन दिशा मायके फेरा डालने चली गई। मम्मी पापा के कहने पर वो दिशा को 2 दिन बाद घर वापस लिवा लाया, लेकिन विशाल का खोया खोया और सूखा चेहरा उसके मम्मी पापा से छिप न सका। विशाल के पापा रात को खाना खाने के पश्चात सैर करने के बहाने विशाल को साथ लेकर लंबी सैर को निकले। रास्ते में पापा के पूछने पर उसने उन्हें सारी बातें बताई। वह उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। पिछले 10 दिनों से जिस अंतर्वेदना को वह घुट घुट कर सह रहा था, आज पापा का कंधा उसे संबल दे रहा था। सब जानकर पापा भी परेशान हो गए थे। इकलौते बेटे का दुख उनसे भी सहा नहीं जा रहा था। कितने प्रसन्न थे वे अपने बेटे का विवाह इतनी धूमधाम से करके, और यहाँ बेटा इतना दुखी। खैर, विशाल की मम्मी से सलाह करके उन्होंने दिशा को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या उसे कोई कष्ट है। जवाब में दिशा ने चुप्पी साधी रखी। आखिर में दिशा के माता पिता को बुलावा भेजा गया। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने भी बहुत यत्न किया कि दिशा कुछ बताए, लेकिन वह चुप रही, गुमसुम सी। आखिरकार उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास चलने को राजी कर लिया गया। कुछ बैठकों के पश्चात जिस राज का पर्दाफाश हुआ, उसे जानकर सभी हैरान हो गए। दिशा के कथनानुसार जब दिशा छोटी थी, वह उसके पापा की दूसरे शहरों में पोस्टिंग थी। उन दिनों वह घर में मम्मी के साथ अकेली होती थी। पापा के कई मित्र और मम्मी की सहेलियां मम्मी को मिलने व हालचाल पूछने आया करते थे। स्कूल से लौटकर जब वह सो जाती थी तो मम्मी कभी सहेलियों के घर गप्पे मारने, कभी पड़ोस में, तो कभी ताश खेलने चली जाती थी। पापा के दोस्त विपिन अंकल अधिकतर ऐसे समय ही उनके घर आते थे। यह उसके सोकर उठने और होमवर्क करने का समय होता था। विपिन अंकल उसे प्यार से गोद में बिठाते और होमवर्क करने के बहाने उसके नाजुक अंगों को छेड़ते रहते थे। दिशा उनके हाथ हटाती तो वे और बढ़ जाते। दिशा किसी से भी कुछ कह ना पाती, न मम्मी को कुछ बता पाती थी, किंतु उसे इतना अवश्य लगता कि यह सब गलत है। वह मुंह खोलने पर तरह तरह की आशंकाओं को अपने भीतर मंडराते हुए पाती थी। चेतना शून्य सी मशीनी पुर्जे की तरह वह चुप्पी साध गई, अन्य बच्चों से अलग। उधर मम्मी घर आकर फूली न समाती कि विपिन अंकल होमवर्क करा गए, क्योंकि उनकी सिरदर्द कमजोर हो जाती थी। नौकरों से पूछती कि उनको चाय नाश्ता ठीक से कराया था ना। जिंदगी की नियति कहिए कि उन्हीं दिनों उसके पापा का फोन आया कि फील्ड में मैच में इंतजाम हो गया है, सो दिशा को विपिन के घर छोड़कर 20-25 दिनों के लिए मम्मी उनके पास आ जाए। पीछे से दिशा का स्कूल मिस नहीं होगा, उसकी पढ़ाई चलती रहेगी। दिशा बहुत रोई चिल्लाई कि वह विपिन अंकल के घर पर नहीं रहेगी, लेकिन उससे अधिक सुरक्षित जगह मम्मी को कोई दूसरी नहीं लगी। साथ ही वे पढ़ा भी देते थे दिशा को, सो वे छटपटाती दिशा को गहरी खाई में ढकेलकर चली गई। उधर दिशा भयभीत सी भविष्य के घिनौने पलों की परछाई को अपने ऊपर छाते देखकर सहम सी गई थी। जिस बात से वह डर रही थी वही सब घट रहा था। अब उसके साथ सारी अनुभूतियां अवचेतन मानसिकता की गहरी झील में वजनदार पत्थरों के साथ बांधे गए अवैध शिशु की तरह कहीं बहुत गहरे डूबती चली जा रही थी। दुष्ट राक्षस की तरह विपिन अंकल की बाछें खिल गई थी। चुपके चुपके उनकी छेड़खानी की सीमा अपनी हदें लांघ गई थी। आंटी भी मम्मी जैसी ही थी। दिशा सारी सारी रात दर्द से कराहती व छटपटाती। उसके जिस्म पर निशान बनते जा रहे थे, नाजुक बदन पर नील पड़ गए थे। इन 20 दिनों में बाल सुलभ मन परिपक्वता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। पत्थर की मूक शिला बनकर रह गई थी दिशा।
मम्मी के लौटने पर दिशा अपनी मम्मी से बेहद नफरत करने लग गई थी। वे सोचती थी कि बेटी उनके बिना उदास हो गई है, तभी पीली पड़ गई है। उधर दिशा कमरा बंद करके किताबों में डूबी रहती। स्कूल व घर, इसके अलावा वह किसी से भी नहीं मिलती थी, विपिन अंकल से भी नहीं। कुछ महीनों के पश्चात उसके पापा की पोस्टिंग इंदौर की हो गई। माहौल बदल गया। यहाँ पर भी दिशा ने पुस्तकों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं की। वह यथाशक्ति अपने जिस्म को ढाक कर रखती थी कि कहीं कोई खुला अंग अपनी बर्बादी की दास्तां न सुना दे किसी को। यौवन के भरपूर पर्दापण पर भी उसने उसे खिलकर महकने नहीं दिया। वह सकुचाई ही रही। विशाल का खुलापन उसे भाया था। प्रथम बार कोई उसे भी अच्छा, स्मार्ट व सुंदर लगा था। विशाल के साथ घूमना फिरना, हंसना खेलना, बातें करना उसे आनंदित करता था। ऐसी खुशी उसे पहली बार मिली थी। लेकिन शरीर को हाथ लगाना नहीं, वो यह नहीं सह सकती। सुहाग रात को विशाल को अपनी ओर बढ़ते देख उसमें विपिन अंकल दिखाई दे रहे थे। वे सारी अनुभूतियाँ जो अवचेतन मानसिकता की गहरी झील में डूबी पड़ी थी, वे बड़ी तेजी से सतह की ओर उठती चली आई थी। फलस्वरूप आंखों से अंधेरे में उड़ती हुई चिंगारियों के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा था। वह बदहवास चीखे जा रही थी। उसे होश नहीं था। यह सब सुनते हुए दिशा की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके मम्मी पापा आत्मग्लानि से भर उठे थे। दिशा के मम्मी पापा स्वयं को कसूरवार मान रहे थे, क्योंकि आज उनकी बेटी की जो हालत है उसके जिम्मेदार वे स्वयं है। बेटी के साथ जो भी हुआ उसमें विपिन के साथ साथ वे लोग भी गुनाहगार थे। दिशा के नयन सरोवर का तो सारा जल कब से सूख चुका था। दिशा के मम्मी पापा ने उस दुष्ट राक्षस विपिन को सजा दिलवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने उस पर केस किया और उस राक्षस रूपी इंसान को सजा भी हुई। लेकिन दिशा जीवन पर्यंत इस रोग से ग्रसित रही। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक व अन्य सब ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन सब निरर्थक रहा। विशाल के मम्मी पापा ने विशाल को समझाया कि वह दिशा से तलाक लेकर नए जीवन की शुरुआत करे, लेकिन विशाल दिशा को चाहने लगा था। वह उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपने प्यार के मरहम से दिशा के मन पर लगे घाव को मिटाना चाहता था। 2 वर्ष के अथक इलाज के बाद दिशा के मन पर लगे घाव भर गए। यह सब विशाल और उसके मम्मी पापा के प्यार और विश्वास के कारण ही सफल हो पाया था। दिशा आज भी सोचती है, अगर विशाल जैसे जीवन साथी का साथ ना मिला होता तो बालकुंठा ने उसकी जीवन भर की खुशियों को ऐसा पूर्ण विराम लगा दिया था कि वह जीवन पर्यंत एकाकीपन के अंधकार में सिसकती रह जाती। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।